हेलो दोस्तों, वंस अगेन अ वार्म वेलकम एट इलिट। आज हम स्पॉटिंग एरर्स की सीरीज में 41 to 50 सेंटेंसेस को डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। एंड हियर कम्स आवर सेंटेंस नंबर 41। बोथ द मदर इन लॉज वेलकम्ड द न्यूलीवेड्स विद गार्लैंड्स ऑफ फ्लावर्स। मिस्टेक यहां पर मदर इन लॉज में है दोस्तों, क्योंकि मदर इन लॉ का प्लूरल मदर इन लॉज नहीं, मदर्स इन लॉ होता है दोस्तों। ऐसे ही कुछ और सिमिलर वर्ड्स हैं जिनका प्लूरल भी इसी प्रकार बनता है। कमांडर इन चीफ का प्लूरल होता है कमांडर्स इन चीफ, सन इन लॉ, सन्स इन लॉ, डॉटर इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ, पासर बाय, पासर्स बाय। इट मीन्स लास्ट वाले वर्ड में एस नहीं लगता, फर्स्ट वाले वर्ड में एस लगता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी बोथ द मदर्स इन लॉ वेलकम्ड द न्यूलीवेड्स with the garlands of flowers. Here are some more examples, friends. Our next sentence is all the candidates will give a test on Monday. Give a test वाले पार्ट में मिस्टेक है दोस्तों, क्योंकि क्लास टेस्ट एंड एग्जाम्स आर टेकन बाय द स्टूडेंट्स एंड गिवन बाय द टीचर्स। हिंदी में स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम देना बोला जाता है, लेकिन अंग्रेजी बनाते समय एग्जाम देने की इंग्लिश टेक एग्जाम, और टीचर्स द्वारा एग्जाम लेने की इंग्लिश गिव एग्जाम होती है दोस्तों। एंड द सेम इज ट्रू विथ क्लास एंड टेस्ट ऑल्सो। सो ये वर्ड्स हमें ध्यान रखने हैं, क्योंकि यहां देना की इंग्लिश टेक और लेना की इंग्लिश गिव लगानी होती है। Here are some more examples on the same rule. Let's move on to 43rd now. They are astonished through his failure in the examination. यहां पर preposition की गलती है दोस्तों, क्योंकि 3 वर्ड्स जो हमें बहुत अच्छे से याद रखने हैं वो है astonished, surprised और vexed। इन तीनों वर्ड्स के बाद प्रेपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी दे आर एस्टोनिश्ड एट हिज फेलियर इन द एग्जामिनेशन। हियर आर द एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दिस रूल। 44th सेंटेंस इज द कैट इज रनिंग बिहाइंड द रैट। पोजिशन को दिखाने के लिए हम बिहाइंड या आफ्टर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। दोनों का ही मतलब पीछे से होता है, लेकिन अगर आप किसी के पीछे पर्पज के साथ जा रहे हैं तो आफ्टर का प्रयोग होगा, और अगर विदाउट पर्पज तो बिहाइंड का। दिए हुए सेंटेंस में बिल्ली चूहे के पीछे उसे खाने के लिए जा रही है दोस्तों। द कैट इज रनिंग विद अ पर्पज, दैट्स वाई हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा द कैट इज रनिंग आफ्टर द रैट। दिस स्लाइड हैज सम मोर एग्जांपल्स ऑन द सेम रूल। नेक्स्ट सेंटेंस इज इट इज हाई टाइम यू प्ले क्रिकेट। इट इज टाइम, इट इज राइट टाइम और इट इज हाई टाइम के बाद अगर हम सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं तो 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं दोस्तों, लाइक इट इज हाई टाइम टू सॉल्व द प्रॉब्लम। लेकिन अगर हम इन फ्रेजेस के बाद कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं दोस्तों, एक नई क्लॉज जोड़ रहे हैं, तो उस क्लॉज में हम हमेशा सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। तो इट इज हाई टाइम शी सॉल्व्ड द प्रॉब्लम। ऐसे ही दिए हुए सेंटेंस में इट इज हाई टाइम के बाद सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो रहा है, उस फर्स्ट फॉर्म को हटाकर हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे और हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा इट इज हाई टाइम यू प्लेड क्रिकेट। हियर आर द एग्जांपल्स on the same rule.
नेक्स्ट वन, शी मेड द स्टूडेंट्स टू लाफ। दिया हुआ सेंटेंस कॉजेटिव में है दोस्तों। कॉजेटिव वो वाक्य होते हैं जिसमें कोई व्यक्ति खुद काम करता नहीं है बल्कि किसी और से काम कराता है। एक्टिव वॉइस वाले कॉजेटिव सेंटेंसेस में मेक और कॉज का प्रयोग करते हैं दोस्तों। मेक के लिए फॉर्मूला होता है मेक इट डू और कॉज के लिए फॉर्मूला होता है कॉज इट टू डू। यहां पर इट वो चीज होती है जिसके ऊपर काम हो रहा है और डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को दिखा रहा है। तो जो बात हमें अच्छे से ध्यान रखनी है दोस्तों वो ये है कि मेक के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है और कॉज के बाद टू का प्रयोग होता है। तो दिए हुए सेंटेंस में मेड लगा हुआ है तो इसके साथ टू का प्रयोग नहीं होगा और हमारा सही वाक्य बन जाएगा शी मेड द स्टूडेंट्स laugh. Let's have a look at some more examples. Next one, I get my clothes washed by mother. यहां पर भी दिया हुआ सेंटेंस पॉजिटिव में ही है दोस्तों, लेकिन ये एक्टिव नहीं पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस वाले पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम गेट इट डन या हैव इट डन का प्रयोग करते हैं। इट यहां पर उस चीज को दिखा रहा है जिसके ऊपर काम हो रहा है और डन वर्ब की थर्ड फॉर्म को। तो हमें ध्यान रखना है कि कॉजेटिव के पैसिव में गेट और हैव का प्रयोग होता है और इन दोनों के बाद ही थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी आई गेट माई क्लोथ्स वॉश्ड बाय मदर। हियर आर सम मोर एग्जांपल्स फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस इज हार्ड वर्क is key of success. The correct one will be hard work is key to success. क्योंकि key और way के बाद हमेशा preposition to का प्रयोग होता है दोस्तों। हमें ये ज्यादातर क्वेश्चन में ऑफ ही लगा कर देंगे। ऐसे ही हार्मफुल और इंजूरियस के बाद भी हमें to का ही प्रयोग करना होता है। Here are some more examples, friends. Let's move on to the next one. If you will work hard, you will pass. दिया हुआ सेंटेंस टाइप 1 वाला कंडीशनल सेंटेंस है। इस केस में इफ के बाद वाले क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाता है दोस्तों। इट मींस इफ के बाद वाले क्लॉज में कभी भी विल नहीं आता, उसमें हम सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। लेट्स हैव अ लुक एट सम मोर एग्जांपल्स। हियर इज आवर 50th सेंटेंस फ्रेंड्स। लेट हिम एंड आई प्ले क्रिकेट। लेट से रिलेटेड हमारा फॉर्मूला होता है दोस्तों लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म। इसमें हमें दो बातों का ध्यान रखना होता है। फर्स्ट थिंग इज लेट इज ऑलवेज फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट नॉट सब्जेक्ट। अगर क्वेश्चन में लेट ही दिया है तो हम उसे लेट हिम कर देंगे क्योंकि लेट के बाद तो हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है दोस्तों। और दूसरी बात जो हमें अच्छे से ध्यान रखनी है वो है कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट के बाद हम बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, अर्थात इन्फिनेटिव तो बनाते हैं लेकिन टू का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम में अगर हमें टू लगा हुआ मिलता है तो हम उसे हटा देंगे। इट मींस अगर सेंटेंस है लेट मी टू स्टडी तो करेक्ट सेंटेंस विल बी लेट मी स्टडी। अब अपने दिए हुए सेंटेंस पर नजर डाल लेते हैं दोस्तों। लेट हिम एंड आई प्ले क्रिकेट। यहां पर लेट के साथ दो प्रोनाउंस का यूज हो रहा है तो दोनों का ही हमें ऑब्जेक्ट लगाना होगा। ही का तो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी लगा हुआ है, हम आई का ऑब्जेक्ट मी लगाते हुए करेक्ट सेंटेंस बना देंगे लेट हिम एंड मी प्ले क्रिकेट।
यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल्स दिए हैं दोस्तों, और इसी के साथ अपनी क्लास को समाप्त करते हैं दोस्तों। धन्यवाद।